Watch, practice, learn. V-Stock. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, मित्रों, यारों, मैं आपका ट्यूटोरियल होस्ट और दोस्त नवीन मलिक करता हूं एक बार फिर से आपका स्वागत आपकी अपने चैनल V-Stock पर। और माय डियर फ्रेंड्स, पिछले ट्यूटोरियल यानी कि फोटोशॉप के बेसिक हिंदी ट्यूटोरियल्स के ट्यूटोरियल नंबर 1 में आपने काफी कुछ सीखा होगा। अरे वो जो असाइनमेंट दी थी मैंने आपको, उस पे प्रैक्टिस की कि नहीं? ये जो एप्पल फॉर प्रैक्टिस की जो ये इमेज थी, इसकी लेयर्स को आपने सिलेक्ट करके इसको एक ऑब्जेक्ट फॉर्म किया कि नहीं? किया होगा, जरूर किया होगा। आखिर आप भी तो क्यूरियस हैं मेरी तरह। आज की इस ट्यूटोरियल की शुरुआत कहाँ से करें? इसी में से कर लेते हैं। आप भी कहेंगे यार फिर ये एप्पल की इमेज आ गई। कोई बात नहीं। एक चीज जो है मैं आपको बताना भूल गया था, वो ये कि जो लोग अडोबी फोटोशॉप का पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं, यानी कि 2015-16 ये सब यूज नहीं कर रहे, या हो सकता है CS जो है, क्रिएटिव सूट जो है, उससे भी पुराना वर्जन यानी कि फोटोशॉप 7 के करीब का वर्जन यूज कर रहे हैं, तो उनको जो है ये जूम करते वक्त इस चीज में थोड़ी सी, यानी कि कंट्रोल और स्पेस से जब हम यूं जूम करते हैं तो इसमें हुई होगी परेशानी। तो फोटोशॉप में जूम इन जूम आउट का एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिशनल शॉर्टकट है, वो है कंट्रोल प्लस प्लस और कंट्रोल माइनस माइनस। जी हाँ, कीबोर्ड की कंट्रोल की को रखना है प्रेस, तो उसके बाद क्या करना है कि प्लस वाली की को प्रेस करना है। ये प्लस वाली की को मैं प्रेस कर रहा हूँ 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और इससे क्या हुआ, ये हो गया जूम इन। तो अब जूम आउट करने के लिए क्या करना है, कीबोर्ड की कंट्रोल की को प्रेस रखे हुए अब माइनस वाली की को करना है प्रेस। ये मैं कर रहा हूँ, माइनस वाली की को प्रेस 1 बार, अब प्रेस कर रहा हूँ मैं दूसरी बार, अब तीसरी बार। अगर आप कंट्रोल की के साथ प्रेस रखते हैं माइनस या प्लस को कंटिन्यूसली, तो जो है जूम आउट, और प्लस को रखते हैं प्रेस कंटिन्यूसली तो जूम इन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये ट्रेडिशनल जो है शॉर्टकट जो है काम करता है। बहुत ही कमाल का शॉर्टकट है ये। और अब आप देखते होंगे कि जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट को किया क्लोज, या हमने जैसे फोटोशॉप को ओपन किया, तो आपके सामने ये बार बार होम स्क्रीन जो है अपीयर हो जाती है। ठीक है, वैसे अगर आ जाती है तो अगर आपको ये नहीं चाहिए, इरिटेट कर रही है, तो इसको आप कैसे क्लोज कर सकते हैं? इसको क्लोज करने का भी जो है एक तरीका है। इसको क्लोज करने का तरीका क्या है, मेन्यू बार में जाएंगे, एडिट पे करेंगे क्लिक, और फिर जाएंगे प्रेफरेंसेस पे। प्रेफरेंसेस पे जाएंगे हम यहाँ पे जनरल पे क्लिक करेंगे, और जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे प्रेफरेंसेस में। और बाय डिफॉल्ट जो है इसका ये ऑप्शन जनरल सिलेक्ट है। इसका शॉर्टकट जो है वो है कंट्रोल प्लस के। अब देखिए ऑप्शंस में ये आ रहा है ऑटो शो द होम स्क्रीन। अब ऑटोमेटिकली ये देखिए ये जो है चेकबॉक्स जो है चेक्ड है, इसको आप करेंगे अनचेक और करेंगे ओके। और अब क्या होगा कि जब आप इसको करेंगे रीलॉन्च, तो ये वेलकम स्क्रीन अब नहीं आएगी। एक चीज आपको मैं और बता दूं कि जब आपकी इमेज होती है जूम, तो आपको टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट जाना है, वो भी जूम लेवल के साथ, यानी कि जूम इन के साथ। तो आप क्या करेंगे, तो देखिए कंट्रोल और स्पेस की को प्रेस रखे हुए हम कर सकते हैं जूम को एक्टिव। तो जैसे ही मैं देखिए कीबोर्ड की स्पेस बार यानी कि स्पेस की को रखता हूँ प्रेस, तो ये हैंड वाला एक आइकन आपको यहाँ पे बना हुआ आ गया। अब देखिए ये क्या करता है, ये करता है पैनिंग। ये देखिए कहीं पर भी मैं जो है इससे मैं कर सकता हूँ मूव, और ये देखिए आराम से जो है हो रहा है। और इस प्रोसेस के दौरान मेरी जो स्पेस बार यानी कि स्पेस की है वो प्रेस्ड है। और वैसे तो देखिए ये जो हैंड टूल है वो पाया जाता है यहाँ पर, ये जस्ट जूम टूल के ऊपर यहाँ पे पाया जाता है हैंड टूल जिसका शॉर्टकट है H, पेन्स ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन इमेज। तो आप जो है स्पेस बार को प्रेस रखे हुए भी पेन कर सकते हैं, नहीं तो
कीबोर्ड की H की को करेंगे प्रेस तो हैंड टूल जो है सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे भी जो है इसको यूज कर सकते हैं। तो हैंड टूल के नीचे यहाँ पर जो है ये है जूम टूल। अब जूम टूल क्यों जरूरी है? देखिए कंट्रोल प्लस स्पेस से तो चलो हो गया जूम, अच्छी बात है, लेकिन जूम टूल को जो है यहाँ पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप कहेंगे कि यार ये बंदा तो जो है मतलब सारे टूल्स को छोड़ के सीधा ही जूम टूल पे कूद पड़ा। वो इसलिए कि किसी इमेज का अगर हमको सिलेक्शन लेना है, उसकी कटिंग करनी है या फाइन ट्यूनिंग करनी है, कुछ भी करना है मतलब, तो उसके लिए जो है जूम करके जो है चीज़ों को देखना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज जो है आपका काम जो है परफेक्शन से नहीं होगा। तो जूम टूल को बेहतरीन समझने के लिए क्या करते हैं कि नई इमेजेस को जो है ओपन कर लेते हैं। ये जो फोटोज आप देख रहे हैं ये मुझे मेरे काफ़ी खास दोस्त जितेंद्र मेहरा जी ने अपने फ़ोन से जो है क्लिक करके भेजी थी। काफ़ी अच्छी इमेजेस है, उनके गार्डन से ये आई हुई इमेजेस हैं अलग अलग फ्लावर्स की। और एक जो है चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, और ये देखिए जिस टैब पे हम करते हैं राइट क्लिक तो यहाँ पे है क्लोज, क्लोज ऑल, क्लोज अदर्स। अभी क्लोज ऑल में तो सारी की सारी टैब्स हैं वो बंद हो जाएंगी, और क्लोज अदर्स में क्या होगा कि इस टैब को छोड़ के, इस डॉक्यूमेंट टैब को छोड़ के बाकी सारी जो है वो हो जाएंगी क्लोज। ये देखिए। तो खैर जूम टूल पाया कहाँ पे जाता है? जूम टूल पाया जाता है टूल बार में। ये रहा यहाँ पे, ये है जूम टूल। देखिए एनिमेशन के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। जूम टूल यानी कि जिसका शॉर्टकट है Z, मैग्नीफाइज और रिड्यूसेस द व्यू ऑफ एन इमेज। इस पे मैं करता हूँ लेफ्ट क्लिक और ऐसा करने से हो जाता है ये सिलेक्ट। तो जैसे सिलेक्ट हुआ ये जो है एक आपके पास मैग्नीफायर, और मैग्नीफायर में ये आ गया प्लस, एक सिंबल बना हुआ। और प्लस का जो आइकन है ये क्यों आया? ये प्लस का आइकन इसलिए आया कि जब आप करेंगे इस पे क्लिक, लेफ्ट क्लिक, तो ये क्या करेगा, इसको करेगा जूम। और अगर आप मान लीजिए अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके करते हैं लेफ्ट टू राइट ड्रैग और राइट टू लेफ्ट, तो ये वही जो कि कंट्रोल प्लस स्पेस को प्रेस करने से होता है, यानी कि होता है जूम। तो अब देखिए जूम टूल के जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस बार में ये देखिए बाय डिफॉल्ट जो है ये प्लस वाला जो है आइकन सिलेक्ट है, यानी कि ये जो है अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूँगा तो ये जस्ट जो है प्लस होगा। अगर मैं करता हूँ इसको सिलेक्ट तो ये करेगा इसको जूम आउट, तो ये जो है माइनस का मतलब जूम आउट ही होगा। और ये बता दूं कि इन दोनों को अगर आपने स्विच करना है, यानी कि इन दोनों की स्विचिंग का जो ऑप्शन है वो क्या है, वो है ऑल्ट। अब मान लीजिए ये जूम आउट जो है वो सिलेक्ट है, यानी कि माइनस वाला सिलेक्ट है, तो जब हम ऑल्ट की को करते हैं प्रेस तो देखिए अब क्या हो गया कि जूम का जो है प्लस वाला आइकन हो गया एक्टिवेट। जब हम करेंगे अब लेफ्ट क्लिक माउस से तो ये होगा जूम इन। और सेम ऐसे ही अगर ये मान लीजिए एक्टिवेट है, यानी कि जूम इन वाला एक्टिवेट है, तो ऑल्ट प्रेस करते ही ऑटोमेटिकली जूम आउट मोड में हो गया स्विच। ये देखिए तो इस प्रकार से जो है काम करता है जूम टूल। अब ये आगे ये क्या है, रिसाइज विंडोज टू फिट। अगर इसको सिलेक्ट रखे हुए यानी कि चेक रखे हुए अगर आप डॉक्यूमेंट टैब में कुछ इस प्रकार से करते हैं या कंट्रोल माइनस और कंट्रोल प्लस प्लस से करते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि कुछ ऐसा इम्पैक्ट उसमें, मतलब इसको चेक करने से कुछ अलग से तो कुछ नहीं हुआ। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको डॉक्यूमेंट टैब से करना पड़ेगा अलग, यानी कि अनग्रुप। अगर हम यूँ करते हैं तो आप देख रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं देखिए कंट्रोल माइनस 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 कंट्रोल प्लस 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 तो यूं कर रहा हूं, तो आप देख रहे हैं कि जो ये विंडो है इस डॉक्यूमेंट की वो भी जो है रिसाइज हो रही है इसके साथ साथ। और अगर मैं इस स्क्रबी जूम को कर देता हूं यहाँ पे अनचेक और तब मैं करता हूं, तो आप देख रहे होंगे कि तब भी ये जो काम है बाकायदा बखूबी जो है वो कर रहा है। स्क्रबी जूम जो है ये एक्टिव है, स्क्रबी जूम है, तो ये जो है विंडो जो है ये रिसाइज नहीं होगी। अगर ये ऑफ है और अगर आप इस प्रकार से काम करते हैं तो जो है ज़रूर ये होगी। तो ये तो हो गया खैर ये एक ऑप्शन। ये अगला जो है इसके बाद है जूम ऑल विंडोज़।
अब इसमें क्या होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आप जूम करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो है दूसरी जो विंडो में ओपन जो डॉक्यूमेंट है वो भी जो है जूम हो जाएगा। ये जूम आउट कर रहा हूँ मैं इसको, तो ये भी जूम आउट होना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे आ गया 100%, यानी कि आपकी फोटो या इमेज कितनी भी जूम हो, आप अगर 100% पे करेंगे क्लिक तो 100% जो है आपको उसका व्यू जो है दिख जाएगा। अब फिट स्क्रीन में क्या है कि आपको जो ये विंडो ओपन है उसी में वो पूरी तरीके से वो जो डॉक्यूमेंट है जो कि ओपन है उस विंडो में और फोटोशॉप का जो वर्क स्पेस है उसमें एडजस्ट हो जाएगी। फिल स्क्रीन में ये पूरे का पूरा आप देख रहे हैं कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर ना होके पूरे का पूरे वर्क स्पेस में एडजस्ट हो गई और फिट स्क्रीन में अपने डॉक्यूमेंट की जो विंडो है सिर्फ उसी में जो है वो फिट होके आपके पास आ गई। पिछले ट्यूटोरियल में आपने डॉक्यूमेंट या इमेज को कैसे ओपन करना है ये सीखा था। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि नया डॉक्यूमेंट जो है वो कैसे क्रिएट करना है। फोटोशॉप में हम डिजायरेबल साइज का जो है डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं और किसी इमेज या पिक को फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। नया डॉक्यूमेंट वैसे तो आप अगर चाहें तो होम स्क्रीन से भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी क्रिएट न्यू का बटन आ रहा था। अदरवाइज यहाँ से देखिए फाइल में जाएंगे हम न्यू और जिसका शॉर्टकट है Ctrl+N, इस पे करते हैं क्लिक तो हमारे पास ये जो है एक प्रॉपर जो है बॉक्स बना हुआ आ गया, डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ पे जो है ये दिखा रहा है सबसे पहले रिसेंट और डिफॉल्ट फोटो साइज, यहाँ पे दिखा रहा है सेव्ड, यहाँ पे दिखा रहा है आगे फोटो, प्रिंट, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल, फिल्म एंड वीडियो। अब ये बेसिकली क्या है, अब फोटो, प्रिंट, ये आर्ट एंड इलस्ट्रेशन वगैरह वगैरह इन सब के हिसाब से फोटोशॉप ने अलग अलग जो है प्रीसेट बना रखे हैं। यहाँ पे ये देखिए आ रहे हैं ना व्यू ऑल प्रीसेट्स, जैसे आप करते हैं ये सारे के सारे आपको विजिबल होने लगते हैं। तो ये देखिए प्रिंट के लिए है, ये आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल, फिल्म एंड वीडियो। तो खैर अब हम आते हैं सबसे पहले फोटो पे। तो फोटो के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे टेम्पलेट्स भी खैर अवेलेबल है। अभी हम खैर टेम्पलेट्स पे नहीं आते, हम आते हैं सिर्फ प्रीसेट्स पे। अब प्रीसेट में हम क्या करेंगे कि सपोज कीजिए हम यहाँ पे चूज करते हैं ये लैंडस्केप 10x8, ये x का मतलब मल्टीप्लाई बाय 8, यानी कि 10 इंच जो है वो होगा चौड़ा यानी कि विड्थ का और 8 इंच होगा हाइट का। ये 10/8 इंच का जो है वो डॉक्यूमेंट है @300 ppi यानी कि पिक्सल्स पर इंच। तो जैसे ही देखिए मैंने इसको किया सिलेक्ट लेफ्ट क्लिक से, तो यहाँ पे देखिए प्रीसेट डिटेल्स में हो गई इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज यानी कि ऑप्शंस जो है इनेबल्ड। तो राइट साइड पे प्रीसेट डिटेल्स में सारी की सारी जो इसकी प्रॉपर्टीज या कहीं ऑप्शंस हो गई एक्टिवेट। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है अनटाइटल्ड 1। आप चाहें तो अभी जो है यहाँ पे अगर कोई डिजायरेबल नेम अगर आपने सोच रखा है जो आपने बाद में देना है वो अब भी दे सकते हैं, नहीं तो आप बाद में भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैं कोई भी नेम देता हूँ, यहाँ पे नाम देता हूँ उसको, मान लीजिए मैं देता हूँ WS फोटो और इसको अब मैं अगर क्रिएट करूँगा तो इसी नाम से डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर भी ये देखिए कि ये एरो है, अगर मान लीजिए मैं इस पर करता हूँ क्लिक तो ये आ गया सेव्ड 1, तो ये सेव्ड 1 के नाम से आपको दिखा रहा है। आप चाहें तो अगर अपना जो प्रीसेट है वो सेव कर सकते हैं, वो सेव आप तब करेंगे जब आप इसकी कुछ डिटेल्स जो है वो चेंज करेंगे, ये भी आप कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसको खुद ही आप करके देख लीजिएगा। तो फिलहाल मैं इसको कर रहा हूँ कैंसिल। तो खैर यहाँ पे दिखा रहा है अब ये विड्थ में 10 और हाइट में 8, यानी कि 10 इंच जो है इसकी विड्थ है और 8 इंच होगी इसकी हाइट। अब ये यहाँ पे दिखा रहा है इसकी मेजरमेंट, ये बाय डिफॉल्ट देखिए इंचेस में, क्योंकि ये प्रीसेट जो है वो फोटो के लिए है और इंचेस में जो है आपको ये मेजरमेंट दिखा रहा है। आप इसको चाहें तो पिक्सल्स में, सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स, पिकास, मतलब किसी में जो है वो देख सकते हैं या इसको अपने हिसाब से साइज इसका दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको करता हूँ इंचेस में ही और यहाँ पे अब दिखा रहा है ये ओरिएंटेशन में ही देखिए ब्लू वाला जो है ये आइकन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट है। अब मैं इसको मान लीजिए करता हूँ तो क्या होगा, ये दिखा रहा है आपको फिलहाल लैंडस्केप
और पोर्ट्रेट। अब पोर्ट्रेट में क्या होता है कि पोर्ट्रेट में होता ये है जो विड्थ होती है वो कम होती है और हाइट होती है वो होती है ज़्यादा, यानी कि इसमें जो है अब आप देख रहे हैं जैसे मैंने किया पोर्ट्रेट पे तो विड्थ हो गई 8 इंच और हाइट होगी 10 इंच, यानी कि 2 इंच कम हाइट से हो गई विड्थ। और लैंडस्केप मोड पे जो विड्थ है वो ज़्यादा है, यानी कि 2 इंच ज़्यादा है हाइट से। तो खैर ये आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये आगे जो है ये क्या है, ये है आर्ट बोर्ड। अगर आपने आर्ट बोर्ड्स क्रिएट करने हैं तो जो है आप इसको चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको अनचेक कर दीजिए, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा, आर्ट बोर्ड नहीं। आर्ट बोर्ड्स के लिए भी हम जो है आने वाले ट्यूटोरियल्स में बात करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि आर्ट बोर्ड जो है फोटोशॉप ने दिया है, पर जो UI UX डिज़ाइनर्स हैं, वेब डेवलपर्स हैं और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर्स या डिज़ाइनर्स हैं, वो जो है इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते होंगे, वो ही ज़्यादा यूज़ करते, क्योंकि उन्हीं के लिए जो ये आर्ट बोर्ड टूल है, आर्ट बोर्ड्स जो मोड है वो जो है फोटोशॉप ने इंट्रोड्यूस किया है। तो खैर ये 10 बाई 8 इंच के साथ और रेजोल्यूशन है यहाँ पे 300 यानी कि 300 पिक्सल्स पर इंच, जो कि मेरे ख्याल से एक हाई क्वालिटी इमेज के लिए काफ़ी अच्छी है। और खैर वैसे यहाँ पे पिक्सल्स पर सेंटीमीटर्स भी हैं, आप चाहें तो इसको वो भी कर सकते हैं, यानी कि देखिए अगर पिक्सल पर सेंटीमीटर में मैंने किया जैसे ही तो यहाँ पे दिखा रहा है 118.11, क्योंकि ये जो थे ये थे पिक्सल्स पर इंच के हिसाब से 300, तो मेरे ख्याल पिक्सल्स पर इंच 300 रेजोल्यूशन के साथ ओके इनफ है। अब आते हैं यहाँ पे कलर मोड पे। ये है यहाँ पे ऑप्शंस दिखा रहा हमको ड्रॉप डाउन मेन्यू में बिटमैप, ग्रे स्केल, RGB कलर, CMYK कलर और लैब कलर। तो खैर वैसे तो खैर CMYK जो मोड है वो प्रिंटिंग के लिए जो है यूज होता है। CMYK जो है एक सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल है। प्रिंटिंग के समय 4 अलग अलग इंक्स जो है, यानी कि सियान, मैजेंटा, येलो और K का मतलब ब्लैक, इन 4 इंक्स के अनुपात यानी कि रेशियो से प्रिंटर कोई भी कलर प्रिंट करने में सक्षम होता है। अगर मैं बात करूं RGB की, तो RGB जो है वो एडिटिव कलर मॉडल है, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू। अब इन 3 कलर्स के सही अनुपात को यूज करके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस जैसे कि टीवी, LED मॉनिटर्स, LED स्क्रीन्स, लैपटॉप स्क्रीन, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, प्रोजेक्टर्स आदि कोई भी डिजिटल इमेज या वीडियो जनरेट करने में सक्षम होते हैं। अब मैं बात करूं बिटमैप कलर मोड की, तो ये जो है सिर्फ 2 कलर मोड है। बिटमैप में होते हैं सिर्फ व्हाइट एंड ब्लैक। और अब इसके बाद हम आते हैं ग्रे स्केल पे। ग्रे स्केल जो है ब्लैक एंड व्हाइट की 256 यानी कि 256 ग्रे शेड्स वाला मॉडल है, यानी कि 0 ब्लैक टू 255 व्हाइट। इस प्रकार से 256 ग्रे शेड्स जो है वो जनरेट करता है। अब आते हैं हम टॉप डाउन मेन्यू में सबसे लास्ट में लैब कलर। देखिए जो लैब कलर है ये 3 एक्सिस सिस्टम है। यहाँ L का मतलब होता है लाइटनेस और A और B का मतलब होता है कलर डायमेंशंस। लैब कलर मोड ज्यादातर ऑटोमोटिव और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए यूज होता है। ये मोर कलर एक्यूरेसी वाला कलर सिस्टम है। वैसे सबसे अधिक यूज होने वाला जो कलर मॉडल है वो है RGB और CMYK। और हम भी जो है RGB कलर मोड का जो है फोटोशॉप में इस्तेमाल कर कोई भी डिजाइन या फोटो को ही फाइनल करेंगे। हम जो फोटोज लेते हैं वो क्लिक किससे होती है, वो होती है कैमरा से क्लिक। कैमरा कोई भी डिजिटल इमेज जब जनरेट करता है तो वो RGB कलर मोड के साथ ही जनरेट होती है, तो इसलिए हम रखेंगे यहाँ पे RGB कलर मोड। अब यहाँ पे आते हैं हम 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट पे। ये क्या है भाई, 8 बिट में होते हैं 256 कलर शेड्स, या कह सकते हैं 256 अमाउंट ऑफ टोन्स, यानी कि 256 कलर शेड्स या टोन्स सिंगल कलर्स के। एक 8 बिट इमेज में 16.8 मिलियन कलर्स हो सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं 16 बिट पे। 16 बिट में 65,356 कलर शेड्स यानी कि 65,356 कलर शेड्स होती हैं ईच कलर की, यानी कि प्रत्येक कलर्स की, और इसमें 281 ट्रिलियन कलर पॉसिबल होते हैं। अब जाहिर सी बात है ये 16 बिट जो है 8 बिट से ज़्यादा जो है अच्छा है कलर्स के मामले में, बट वही बात है कि ये कंप्यूटर इंटेंसिव यानी कि रैम और प्रोसेसर को है ज़्यादा यूज़ करेगा तो हैवी भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 32 बिट यानी कि 32 बिट पे। 32 बिट क्या है, 32 बिट जो है वो HDR यानी हाई डायनेमिक रेंज इमेज प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है।
पर अब सवाल ये उठता है कि हम इसमें से किस पर काम करेंगे। जी हाँ, ये डिपेंड करता है कि हम काम किस प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं और हमें कलर्स की डिटेल कितनी चाहिए। या ये भी बता दूं कि 16 बिट और 32 बिट यानी कि 16 और 32 बिट के लिए इमेज इफेक्ट्स या फिल्टर्स भी उपलब्ध यानी कि अवेलेबल नहीं होंगे फोटोशॉप में। इमेज फाइल टाइप्स डॉक्यूमेंट सेविंग या एक्सपोर्टिंग के समय भी इनके अलग अलग होंगे। फिल्टर गैलरी के सभी इफेक्ट्स भी जो है वो फोटोशॉप में 8 बिट इमेज के लिए यानी कि 8 बिट बेस्ड इमेज डॉक्यूमेंट के लिए ही अवेलेबल है। अब आते हैं हम आगे, यहाँ पे है बैकग्राउंड कंटेंट्स। बैकग्राउंड कंटेंट्स में है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है व्हाइट, उसके नीचे है ब्लैक, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट और कस्टम। देखिए ये क्या है कि मान लीजिए मैं करता हूँ यहाँ पे कस्टम पे, तो कस्टम पे करते ही यहाँ पे कलर पिकर का ये बॉक्स बना हुआ आ गया। यहाँ पे हम अपनी पसंद का जो है कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ से करता हूँ ये ब्लू कलर सिलेक्ट, और ब्लू कलर के साथ मैं करता हूँ यहाँ पे ओके। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्लू कलर जो हमने पिक किया था वो यहाँ पे शो कर रहा है। ये बैकग्राउंड कंटेंट्स बेसिकली किस लिए है कि आपको जो है बैकग्राउंड लेयर जो है किस कलर की चाहिए। अब मैं मान लीजिए इसके साथ ही इसको करता हूँ मान लीजिए ओके, तो बैकग्राउंड लेयर जो है ब्लू कलर की आ जाएगी। तो खैर ये तो हो गया कस्टम। अब हम आते हैं बैकग्राउंड कलर पे। अब बैकग्राउंड कलर पे जैसे ही मैं मान लीजिए करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पे जो है कलर बना हुआ आ गया। ये बैकग्राउंड कलर आखिर है क्या? देखिए टूल बार में ये जो दो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, ये जो नीचे वाला है वो है बैकग्राउंड कलर और ऊपर वाला है उसको कहते हैं हम फोरग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर में इस टाइम जो है ये वाला कलर जो है एक्टिव है, तो इसलिए इसने आपको यहाँ पे ये शो करके दिखा दिया। अगर आप इसमें मान लीजिए क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ रहा है इसको चेंज करने का भी। और ये हम आते हैं अब सबसे ऊपर यानी कि व्हाइट पे। अब व्हाइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको व्हाइट कलर यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि जैसे ही डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा तो बैकग्राउंड लेयर जो है व्हाइट कलर की आ जाएगी। सेम इसी प्रकार से अगर ये ब्लैक है तो ब्लैक कलर की आएगी। अब एक चीज रह गई यहाँ पे, ये रह गया ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसपेरेंट में क्या होगा, ये जो है बैकग्राउंड लेयर आएगी ट्रांसपेरेंट यानी कि फुली ट्रांसपेरेंसी के साथ यानी कि पारदर्शिता के साथ। अब ये फुली ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड लेयर के साथ आएगा यानी कि कोई भी कलर जो है बैकग्राउंड लेयर में फील्ड नहीं होगा। तो खैर मैं तो जाऊंगा कस्टम के साथ और ब्लू कलर ही लेंगे। देखिए कलर प्रोफाइल में हमने क्या करना है, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमको करना है वर्किंग आरजीबी पे क्लिक। अब ये वर्किंग आरजीबी जो है वो बेसिकली क्या है कि ये जो है सेट है हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप के मॉनिटर के हिसाब से। नीचे जो है यहाँ पे है पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो, स्क्वायर पिक्सल्स यहाँ पे सिलेक्ट दिखा रहा है। इसके साथ यहाँ पे DI, DV, NTSC, DI, DV, PAL, NTSC, HDV, ये जो सारे ऑप्शंस हैं ये बेसिकली होते हैं टेलीविजन के लिए। यानी कि आप अगर टीवी के लिए कुछ डिजाइन कर रहे हैं तो आपको इन ऑप्शंस को जो है पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो में सिलेक्ट करना जरूरी है, अदरवाइज जो है हम इसको स्क्वायर पिक्सल्स ही रहने देंगे। तो फिलहाल मैं कर रहा हूँ यहाँ पे क्रिएट। तो खैर अब ये देख रहे हैं आपकी बैकग्राउंड में ब्लू कलर जो है लेयर पे फिल होके आ गया, जो कि हमने बैकग्राउंड कंटेंट में कस्टम पे पिक किया था। तो अगर आप चाहें तो देखिए एक नया डॉक्यूमेंट है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ दोबारा और यहाँ पे मैं जो है इस बार कस्टम पे जाके मान लीजिए ये वाला कलर जो है वो ले लेता हूँ, उसको करता हूँ ओके और यहाँ पे नाम दे देता हूँ WS फोटो और इसको करता हूँ क्रिएट। देखिए ये हो गया क्रिएट। तो ये देखिए यहाँ पे अनटाइटल्ड 1 और यहाँ पे WS फोटो के नाम से जो है ये डॉक्यूमेंट क्रिएट होके आ गया। जब पहले आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते थे तो ये जो खैर जो नई तरीके का ये जो डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स आ रहा है वो कुछ इस प्रकार से नहीं आता था, वो अलग तरीके से आता था। अगर आपको जो है नया डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स जो है लेगेसी यानी कि क्लासिक रूप में चाहिए तो आपको करना क्या है कि मेन्यू में एडिट में जाएंगे हम प्रेफरेंसेस में और जनरल में
और इसके बाद जो है हमको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शंस में यूज लेगेसी न्यू डॉक्यूमेंट इंटरफेस, इस पे करना है हमको क्लिक और ऐसा करने से ये चेकबॉक्स हो गया चेक और करेंगे हम ओके। अब इसके बाद जैसे ही हम देखिए फाइल पे जाएंगे और न्यू डॉक्यूमेंट पे करेंगे क्लिक, तो ये देखिए ये जो डायलॉग बॉक्स है अपने पुराने क्लासिक रूप में जो है वापस आ गया। तो खैर अब आपको जो है प्रैक्टिस क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है प्रीसेट्स की, प्रीसेट साइज की, कलर मोड्स की, बैकग्राउंड कंटेंट्स के जो अलग अलग ऑप्शंस आए थे वाइट, ब्लैक, कस्टम, ट्रांसपेरेंट, इन सब पे आपने जो है प्रैक्टिस करनी है और इन सब के साथ आपने जो है नए नए डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्रिएट करने हैं। जूम टूल पे भी प्रैक्टिस करनी है। जी हाँ, जूम टूल को जो है वो लेके अलग अलग जो ऑप्शंस आए थे उसके साथ जो है आपने उस पे करनी है प्रैक्टिस। और आज के इस ट्यूटोरियल में जो भी इमेजेस या फोटोज यूज हुई हैं वो भी जो है डाउनलोड के लिए अवेलेबल है आपके लिए। गूगल ड्राइव का लिंक जो है आप पा सकते हैं इस ट्यूटोरियल के डिस्क्रिप्शन में, तो ट्यूटोरियल की डिस्क्रिप्शन को देखना और पढ़ना ना भूलिए। और आपकी सहूलियत के लिए फोटोशॉप के इस ट्यूटोरियल के कंटेंट को कैटेगराइज कर दिया गया है, वो भी टाइम के साथ। तो उम्मीद है आज का ये ट्यूटोरियल आपको आया होगा पसंद और आप इसकी करेंगे अच्छे से प्रैक्टिस। और अगर पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है ना, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसकी माउथ पब्लिसिटी कीजिए। जी हाँ, उन लोगों को भी बताइए जो आपकी तरह ही उत्साही है, उत्सुक है नई नई चीज़ों को सीखने के लिए। और इसी तरह के और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अब इसके साथ ही इस ट्यूटोरियल को वाइंड अप करने का समय आ गया है, लेकिन आप और हम मिलेंगे और कहीं नहीं, ओनली ऑन वी स्टॉप।